नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में मैं भारत पाकिस्तान के इस झगड़े में शहीद हुए हमारे देश के नागरिकों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इस युद्ध में जो हमारे देश के नागरिक घायल हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी ही स्वस्थ हों और अपने परिवारजनों से जाकर मिलें और अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें। इसके अलावा मैं हमारी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। आज उन्हीं के कारण ये स्थिति है कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं और आप सभी लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये खबर तो आपके तक पहुंच ही गई है कि सुमितोमो मित्सुई बैंक ने यस बैंक में 20% हिस्सा खरीद लिया है और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक मार्केट भी बंद हो चुका होगा और मार्केट की प्रतिक्रिया भी आपके सामने आ गई होगी। तो देखिए, मित्सुई सुमितोमो बैंक ने स्टेट बैंक से 13.19% स्टेक खरीदा है और बाकी के जो बैंक हैं उनसे 6.81% स्टेक खरीदा है। ऐसे जो टोटल स्टेक है इस जापानीज़ बैंक का वो यस बैंक में 20% हो गया है। एसबीआई के पास अभी भी स्टेक 10% का रहेगा। तो ये खबर तो खैर आप सुन चुके हैं, लेकिन आज वीडियो में हम ये वाली बात नहीं करने वाले। हम ये वाली बात करने वाले हैं कि क्या यस बैंक के मैनेजमेंट ने इस बारे में जो डिस्क्लोज़र दिया वो उचित था या नहीं था। आप खुद फैसला करें कि क्या ऐसी स्थिति में जब न्यूज़पेपर में और न्यूज़ मीडिया में लगातार ये आ रहा है कि यस बैंक में ये जो सुमितोमो मित्सुई बैंक है ये एक स्टेक खरीदने वाला है, तो जो यस बैंक का मैनेजमेंट है क्या उसको कोई एक वेग या अस्पष्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था स्टॉक एक्सचेंजेस में। हम आपको पूरी बात अब इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है कि जब कोई भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लिस्टिंग की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि कंपनी में, या जैसे यस बैंक है वो एक कंपनी है, तो किसी भी कंपनी में जो भी प्राइस सेंसिटिव मूवमेंट का कोई चक्र चल रहा है या कोई ऐसी बात चल रही है जिससे शेयर के प्राइस में मूवमेंट आ रहा है या आ सकता है, तो उसका डिस्क्लोज़र कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस में करना पड़ता है। तो 6 तारीख को ये खबर आई। 2 तो अंग्रेज़ी के बहुत प्रतिष्ठित फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में और उसके बाद एक बहुत पॉपुलर फाइनेंशियल न्यूज़ पोर्टल ने उस खबर को कैच किया और उसमें ये था कि आरबीआई से ये जो डील है इसको यस बैंक में जापानीज़ बैंक के स्टेक खरीदने को मंजूरी मिल गई है और शीघ्र ही ये इस पे डील पे साइन हो जाएंगे। तो जैसे ही ये खबर 6 तारीख को सुबह आई तो वो खबर जो है आग की तरह फैली और शेयर जो है ना वो बहुत तेज़ी से शुरू में चढ़ा और बाद में वो एकदम नीचे गिर गया। और इस बात का जिक्र हमने हमारे 7 मई के वीडियो में भी कहा था और हमने ये कहा था कि देखिए, रिटेल इन्वेस्टर जो है उसके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है और वहाँ पर जो ऑपरेटर होता है उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस शेयर को ऊपर नीचे करे और वो अपना माल जो है ना, अपना मुनाफा बनाए। खबर सही है या नहीं ये बाद में पता लगता है। तो अगर आपको, उस वीडियो में भी हमने ये बोला था कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास है तो लेके बैठ जाइए, फिर तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप उसमें खबरों के बल पर आप ट्रेड मत कीजिए क्योंकि इसमें नुकसान के बहुत से चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं होता कि खबर फैलाई जा रही है या खबर वाकई में सच है। अब 6 तारीख को जब ये खबर आई तो शेयर बहुत ऊपर चढ़ा और शाम को यस बैंक ने जो डिस्क्लोज़र दिया वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक एक्सचेंजेस ने यस बैंक से स्पष्ट रूप से ये पूछा कि क्या कोई ऐसा काम या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होने वाला है। इन खबरों के, ये जो खबरें आई ना जो कि स्टेक सेल की,
तो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस ने बिल्कुल क्लियरली ये पूछा यस बैंक के मैनेजमेंट से कि क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है या चल रहा है जिसमें जो कोई प्राइस को प्रभावित करे। तो वो जो ट्रांजैक्शन चल रहा था वो प्राइस को प्रभावित करने वाला ट्रांजैक्शन था। अब यस बैंक ने लगभग 1 बजे ये इन्फॉर्मेशन दी स्टॉक एक्सचेंजेस को, वो मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, कि बैंक रूटीनली एक्सप्लोर्स अपॉर्चुनिटीज़ विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। यानी कि इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, हम बहुत सारे लोगों के साथ हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। हम कोई भी भाई आओ हमारा स्टेक ले लो, इस तरह की कार्यवाही हम करते रहते हैं। मतलब लोगों से कहते रहते हैं कि भाई हम स्टेक बेचने को तैयार हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक जनरल बात। फिर उन्होंने कहा हाउएवर सच डिस्कशंस आर प्रिलिमिनरी, कि ये सारे डिस्कशंस हैं ना जो भी चल रहे हैं वो बहुत ही प्राथमिक स्टेज पे हैं, यानी कि वो हो ना हो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब आपने जब ये कह दिया कि ऐसी स्टेज जो प्राइमरी स्टेज पर ये सब निगोशिएशंस हैं या ये सारी चीज़ें जो मतलब डील की जो बात है वो प्राइमरी स्टेज पे है, तो आपने बेसिकली वो जो 2 प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी के जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर थे ना उनकी बात को नकार दिया और न्यूज़ पोर्टल की बात को नकार दिया। और एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल फाइनेंस बिजनेस का चैनल, उसने ये कह दिया कि साहब ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है कि भाई इसमें स्टेक लिया जा रहा है। अब ये जब सारी खबरें आती हैं और जब आपने यस बैंक के मैनेजमेंट ये सुन लिया कि साहब ये सब चीज़ें तो प्राइमरी स्टेज पे, तो शेयर का भाव तो नीचे आना ही है, तो शेयर का भाव नीचे आ गया। अब आप ये देखिए कि 6 तारीख का जिस दिन ये सारे डिस्क्लोजर्स वगैरह यस बैंक ने दिए, उसमें 17.88 तो लोएस्ट प्राइस था और 19.44 हाईएस्ट प्राइस था। उस दिन करीब करीब 9% चढ़ा शेयर और करीब करीब उतना ही गिर गया, यानी कि बहुत ऊपर खुला और जब बाजार बंद होते होते वो नीचे आ गए, क्योंकि इस तरह के डिस्क्लोजर कंपनी ने दिए, यस बैंक ने दिए। इसके बाद अगले 2 दिन तक जो हाईएस्ट प्राइस था 6 तारीख का कि 19.44 वो आया नहीं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जिसने वो 18-19 रुपए के आसपास यानी टॉप पर खुलते ही ले लिया, और जनरली रिटेल इन्वेस्टर खुलते ही लेते हैं, तो वो भाव तो 2 दिन आया ही नहीं। अब इनमें से कितने सारे ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा नहीं मैं तो जो है ना तसल्ली से रखता हूँ और इसका फंडामेंटल अच्छा है। 2 दिन वो भाव, ये भाव जैसे मान लीजिए 19 रुपये पे किसी ने, हाईएस्ट प्राइस 19.44 था, किसी ने गिरा भी थोड़ा सा तो 19 रुपये में किसी ने ले लिया, तो अगले 2 दिन का जो हाईएस्ट भाव था वो 18.27 और 18.81 था, यानी कि वो 19.44 से कहीं नीचे था, तो करीब करीब 1 रुपया या 75 पैसे नीचे था। अब रिटेल इन्वेस्टर बेचारा न्यूज़ गलत मीडिया को मान रहा है और वहाँ मीडिया कह रहा है कि साहब ये तो न्यूज़ हो सकता है गलत हो, और जो यस बैंक कह रहा है ये डिस्क्लोज़र करके यस बैंक कह रहा है कि नहीं साहब ये तो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो वो बेचारा क्या करेगा, यार ये तो न्यूज़ पे लिया था ना, अब यार ये तो गलती हो गई, तो चलो यार बेच खाओ इसको। तो वो हो सकता है इन 2 दिनों में जो काफ़ी सारे रिटेलर ऐसे हैं जिन्होंने बेच दिया, क्योंकि उन्होंने यस बैंक का डिस्क्लोजर सुना कि नहीं ये तो प्रिलिमिनरी स्टेज में, न्यूज़ तो गलत है। फिर क्या होता है, 9 तारीख को 17 रुपये 77 पैसे पे करीब करीब खुलता है ये, और वहीं से वही 9:15 बजे से यस बैंक का शेयर ऊपर चढ़ना शुरू होता है, और वो दिन के बंद, बाजार के 3:30 बजे बंद होते होते करीब करीब 30.37 का हाई लगा के बंद होता है। थोड़ा सा बाद में एंड में करेक्शन आया, लेकिन जो पीक जो था ना 9 तारीख का वो 20 रुपये 37 पैसे था। और ये 3:30 बजे आपकी सारी बात हो गई। उसके बाद 4:15 पर उसी दिन 4:15 बजे ये एक्सचेंज में डिस्क्लोज़र आता है यस बैंक की तरफ से कि डील फाइनल हो गई है, इसमें सुमितोमो मित्सुई जो बैंक है उसको हमने 20% स्टेक बेच दिया है। अब आप ये बताइए, ये यस बैंक को क्या ये पहले पता नहीं था कि मेरी ये डील चल रही है? और जब सारे मीडिया में, सारी दुनिया को ये बात पता है, अखबारों में खबर आ गई और सब कुछ हो गया, और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लेके बैठ गया उस चीज़ को,
और आप क्या कह रहे हैं, आप क्या गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस दिन 1 बजे पौने मतलब 12:45 के आसपास 6 तारीख को यस बैंक वालों ने क्या स्टेटमेंट दिया कि साहब ये तो डील प्रिलिमिनरी स्टेज पे, अगर प्रिलिमिनरी स्टेज पे डील हुई तो फिर ये 9 तारीख को डील साइन कैसे होगी। देखिए कोई भी इतनी बड़ी डील्स होती ना, उसमें हज़ारों पन्नों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, और न जाने कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितने वकील इन्वॉल्व होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्लैरिकल स्टाफ इन्वॉल्व होता है। तो कम से कम मैं ये बात मानता हूँ, अगर बहुत ही सीक्रेसी भी रखी जाए तो कम से कम 25 से 30 लोग जो है ना वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं टॉप मैनेजमेंट के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये 3 या 4 दिन में 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक जो कांड हुआ और आज जो कांड होगा, यानी कि आज हुआ होगा, जब वीडियो आपको शाम को 5 बजे मिलेगा उससे पहले जो भी मार्केट में, मैं मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो आज 12 तारीख को जो कुछ हुआ होगा बाज़ार में, उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर यस बैंक ने 2 हिस्सों में निवेशकों को बांट दिया। एक वो निवेशक जो ताकतवर है, जिसके पास पैसे की भी ताकत है, जिसके पास कन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन है, वो ऊपर नीचे कर रहा है भाव को, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जो पैसे से भी कमज़ोर है और जिसके पास इंफॉर्मेशन भी पक्की नहीं है, वो न्यूज़ मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मदारी की डुगडुगी की तरह नाच रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब मुझे बताइए कि क्या यस बैंक इतना जिम्मेदार बैंक नहीं है जो कम से कम एक डिस्क्लोज़र को कुछ ढंग से शब्दों में ये लिख देता कि हमारी जो है नेगोशिएशंस हैं वो जारी हैं लेकिन फाइनलाइजेशन निश्चित नहीं है, या इसी तरह की कोई और शब्दावली। क्योंकि वकील अगर कोई ड्राफ्ट बनाए तो वकीलों की ड्राफ्ट इस तरह की लैंग्वेज तो आप कभी भी किसी से बनवा के स्टॉक एक्सचेंजेस में डाल सकते हैं, कम से कम किसी को कन्फ्यूज़न तो पैदा ना हो। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में यस बैंक की ये बहुत बड़ी लैप्स है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ इस तरह के नेगोशिएशंस जो हों वो बताने योग्य नहीं होते, लेकिन जब सारी दुनिया में, सारे मीडिया में ये बात चल गई तो क्या उनको इस तरह का क्लैरिफिकेशन कि नहीं ये तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे बात है हमारी, क्या ये डिस्क्लोज़र उचित है। देखिए मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि सेबी इस बात की जांच करेगी और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे उनका टॉप मैनेजमेंट है या कोई और मिडिल लेवल ऑफिसर है जिसने डिस्क्लोज़र दिया है, ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट की परमिशन के बगैर तो कोई देता नहीं है, जो कंपनी सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई चाहे जुर्माना लगाया जाए या कोई और कार्रवाई की जाए या उनको प्रताड़ना दी जाए या चेतावनी दी जाए, तो कोई ना कोई देखिए उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। तभी हम ये मानेंगे कि जो जितने भी सेबी और अन्य जो कंपनी के जो मुलाजिम हैं यस बैंक के, वो छोटे निवेशक के हित में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर साहब ने पूछा है और वो एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ये। जैसे अभी जो रिसेंटली आईपीओज आए हैं उनमें से कई कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस जो है ना वो बहुत लीक से हटकर है, और ये बिज़नेस आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि मतलब ये इस तरह के जो बिजनेसेस हैं ये लिस्ट भी हो सकते हैं। खैर करती क्या है ये मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बहुत आसान है। पहली बात तो ये फ्लो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि फ्लो सॉल्यूशन का मतलब ये कोई पाइप बनाती है जिसमें से कोई चीज़ बह सके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब बात ये है कि क्या चीज़ जा सकती है, तो कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है और कोई गैस हो सकती है। तो लिक्विड और गैस तो जैसे गैस की अपने कुकिंग गैस होती है तो उसमें एक ट्यूब होती है जैसे, तो उस पाइप के थ्रू गैस आती है, वो अपन सब जानते हैं। फिर लिक्विड भी अपन जानते हैं, पानी आता है, ठीक है, या पेट्रोल का जो पेट्रोल पंप पे जब हम डालते हैं तो नोज़ल जो होज़ आ रहा है, मतलब वो जो पाइप आ रहा है,
वो जो डिस्पेंसिंग यूनिट से जो पाइप आता है जो जिससे पेट्रोल भरते हैं वो, तो वो भी आपने समझ गया। अब सॉलिड का क्या है, देखिए सॉलिड वो चीज़ है जैसे मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो कोई पाउडर बना रही है, और पाउडर जो है वो कैसे बेचे, तो वो पाइप के थ्रू बेचती है। या कोई सीमेंट फैक्ट्री है, वो सीमेंट बन रही है, तो वो बोरे में कैसे पैक होगी, तो पहले बन रही है कहीं, वहाँ से पाइप से आ रही है और फिर वो बोरों में जा रही है ताकि उड़े नहीं। ठीक है, अब ये तो फ्लो हो गया। अब फ्लेक्सिबल फ्लो है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये वो जो पाइप है ना वो हार्ड नहीं है। जैसे हमारे घरों में नल होते हैं, वो तो एक जगह फिटिंग होती है उसकी, ठीक है, और जो पाइप्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फ्लेक्सिबल पाइप आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखे, वो सबसे अच्छा उसका उदाहरण जो है ना वो हैंड शावर है। जो अपन नहाते हैं ना, तो एक तो टोंटी से नहाते हैं, नल से, और इसके अलावा आप ये होते एक हैंड शावर भी होता है। तो हैंड शावर से क्या होता है, वो चेन एक फ्लेक्सिबल चेन होती है, उससे आपने उठाया और जहाँ पर भी आपको नहाना है आराम से, पानी की वो फवारा होता है, उससे आप आराम से नहा सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल पाइप, ठीक है, वो भी सेम चीज़ है, वो भी मेटल का है, ठीक है, और वो भी फ्लो है, उसमें भी पानी का फ्लो है, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। अब ये जो चीज़ है, ये जो कंपनी है, ये मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन बनाती है, यानी कि ये मेटल के पाइप बनाती हैं, वो पाइप जो फ्लेक्सिबल होते हैं और जिनमें से कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस पास हो सकती है। अब ये बात तो समझ में आ गई, तो आखिर ये आवश्यकता कहाँ है? तो देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री में आवश्यकता है, पेट्रोकेमिकल, जहाँ पर भी ऐसा लिक्विड, देखिए इंडस्ट्री के, अगर आपने इंडस्ट्री नहीं देखी तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंडस्ट्री में बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव, यानी कि किसी चीज़ को गलाने वाला, इस तरह के केमिकल्स से वो डील करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एक फिक्स पाइपिंग कर दी तो होता क्या है, गर्मी जैसे उस लिक्विड में या अंदर जो भी गैस जा रही है उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है वो टेम्परेचर के कारण या प्रेशर के कारण वो फट जाएं। जबकि फ्लेक्सिबल जो चीज़ होती है वो उस प्रेशर को झेल लगती है, वो चौड़ी हो जाती है ना, और वो सिकुड़ भी सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, तो वो प्रेशर को या टेम्परेचर को या कोरोजन को, है ना, उसको झेल लेती है। मेटल का ये फायदा, रबर वगैरह होता है वो थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो जाता है, जो मेटल वाली चीज़ होती है वो थोड़ी सी ड्यूरेबल होती है, तो ये एक्चुअली इसका काम करते हैं। तो अब इनके दो रेवेन्यू सेगमेंट है। तो एक जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होसेस, जो मैंने अभी आपको जिसका उदाहरण दिया, उसमें ये दो तरह के पाइप्स बनाते हैं, होज नहीं बोलेंगे, पाइप ही बोल लेते हैं। तो वो जो पाइप है वो दो तरह के बनाते हैं, एक जो जिसके ऊपर एक मेटल का तार बंधा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, और एक बिना तार वाला। तो ये दो तरह के वायर, ये दो तरह के पाइप से बनाते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप से। और फिर ये क्या करते हैं, ये कुछ असेंबली और फिटिंग्स भी बनाते हैं। अब ये क्या हुआ, अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आप घर के लिए कोई कनेक्टर लाते हैं, घर के नल वगैरह के लिए, तो उसमें क्या होता है, या तो आप खाली पाइप ले आएँ, या उसके दोनों के मुंह पर, वो दोनों साइड जो होता है ना, दोनों साइड एक कसने वाली चीज़ भी होती है, जिससे आप डायरेक्ट जहाँ से वो पानी आ रहा है वहाँ पे उसको डायरेक्ट कस दो। एक एंड इस जगह कस दिया, दूसरा एंड दूसरी जगह कस दिया, सिंक के नीचे जैसे होता है, कपलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ भी ये बनाते हैं। तो फिटिंग्स एंड असेंबली, फिटिंग्स मतलब वो उसके एंड पे पाइप, खाली पाइप है, उसके एंड पे अगर मैंने कोई उस पर कुछ चीज़ जोड़ दी जिससे वो कसा जा सके, जहाँ पर आपको उसको कसना है वहाँ पर, ठीक है। तो वो, और असेंबली किसको बोलते हैं, फिटिंग का मतलब वो दोनों चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, और असेंबली क्या, ये पूरा पाइप प्लस वो दोनों कसने वाली चीज़ें जिसको अपन डायरेक्ट एंड्स पे कस के उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, फिटिंग्स और जो असेंबली होती है, ये है कि भाई ठीक है यार, किसी को ज़रूरत है ले जाओ यार, है ना, तुम खुद ही लगा लेना इसको, वो सिस्टम है इसमें, रेडीमेड चीज़ है वो, ये बात। अब जो ये दो हिस्से इनके हैं, इसके अलावा एक तीसरा हिस्सा और है, वो उन्होंने अभी शुरू किया है, वो है मेटल बेलोज का। तो मेटल बेलो क्या होता है, देखिए क्या है कि ये आपने वो अकॉर्डियन देखा होगा, ठीक है,
या अकॉर्डिंग वो तो जिसमें वो राज कपूर जिसमें गाना गाता है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो वाला, ये वाला अकॉर्ड, तो उसके नीचे आपने ये इस तरह की होती ना जो फूलता है सिकुड़ता है, फूल वो सिकुड़ता है फिर फैलता है फिर सिकुड़ता है। या ट्रेन अगर आपने देखा हो, जो ट्रेन में अपन एक कंपार्टमेंट से जब दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं तो इस तरह की एक शेप होती है कि जैसे जैसे फोल्डेड टाइप शेप होती है, जहाँ दो डिब्बे जुड़े रहते हैं। तो वो क्या होता है, उस चीज़ को एक्चुअली बेलो बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा बढ़ती है ट्रेन में, मतलब झटके आते रहते हैं। अगर उसको बहुत ज़्यादा दो डब्बों को टाइट कस दिया आपने, होता क्या है, तो अगर कोई झटका आया तो हो सकता है वो बीच में से वो टूट जाए, वो कपलिंग बीच में से टूट जाए अगर हार्ड होगी तो। ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये दो डिब्बे जो है ना आपस में यूं चलते भी रहते हैं, यूं चलते रहते हैं आपस में। समझ गए आप बात? और आराम से उसमें मतलब उसमें आराम से गैप रहता है कि वो आपस में पास आ सके और दूर आ सके, कोई झटके आते हैं। तो ऐसे की ऐसी इंडस्ट्री में भी ऐसी होता है, कई स्थिति ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा होता है। तो जब वाइब्रेशन, दो चीज़ों में वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि अगर वो उसको बहुत ज़्यादा टाइट आपने किसी टाइट चीज़ से बांध दिया ना, तो उसको टूटने का खतरा रहता है। तो ये जो मेटल बेलोज ये जो बनाते हैं ना, वो क्या होता है, वो इस तरह की चीज़ होती है। ठीक है, वो फैलते हैं सिकुड़ते, लेकिन रबड़ के नहीं होते, वो मेटल के होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो ये इन्होंने एक्चुअली दिसंबर जो 2024 में अभी एक मेटल बेलोज का एक प्लांट इन्होंने छोटा सा लगाया है, और उसमें लगभग 1,20,000 पीसेस ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। और फिर इसके बाद एक इनका दिसंबर 26 में भी एक प्लान है कि उस एक छोटे साइज़ के मेटल बेलोज भी ये बनाएं, जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 2,40,000 पीसेस की होगी। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इनकी फ्लेक्सिबल होजेस बनाते हैं, उससे इनका रेवेन्यू कितना आता है। तो लगभग 47.5% जो रेवेन्यू आता है वो तो फ्लेक्सिबल होजेस से आता है। और जो असेंबली एंड फिटिंग्स जो मैंने बताई, जो पाइप्स विद कनेक्टर्स, तो उससे इनका 52.5% रेवेन्यू आता है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें काम में लेती हैं, तो देखिए स्टील है, वो काम में वो इनके प्रोडक्ट्स काम में लेती है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री काम में लेती है, फिर माइनिंग है, फिर फायर फाइटिंग है, और इसके अलावा जो नई इंडस्ट्रीज में सोलर इंडस्ट्रीज है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, और ये सब है। 90 देशों में ये एक्सपोर्ट करते हैं, और टोटल जितने आइटम ये बनाते हैं वो लगभग 2877 हैं। मतलब बनाने का मतलब छोटे बड़े सारे साइज़ के, मतलब एक चीज़ के अगर 3 साइज़ हो गए, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसके 3 साइज़ हो गए, तो उसको ये बोलेंगे 3 आइटम है इनके। तो ऐसे जो टोटल आइटम है वो 2877 है। लगभग 26% रेवेन्यू इनका भारत से आता है, और 74% एक्सपोर्ट से आता है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। और इनका जो चूँकि एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका JNPT पोर्ट जो है, यानी मुंबई में जो पोर्ट है, वहाँ के पास इनका प्लांट लगा हुआ है, और वहाँ ताकि वहाँ से आसानी से बिना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल के इनका माल आराम से एक्सपोर्ट हो सके। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो 2036 करोड़ का है, ROE 16.5 का है, डेट टू इक्विटी वो नील है, बहुत अच्छी बात है। PE 39 का है, थोड़ा सा हायर साइड में। 3 साल की सेल 16% बढ़ी है, प्रॉफिट जो है वो 25% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 67% है, FII के पास 1% है, DII के पास 6% है, और 26% जो है वो पब्लिक के पास है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है बात, सिर्फ एक PE जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जो B2B बिजनेस है ना, ये तो आप और हम इस्तेमाल नहीं करते, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है ये। तो एक तो वहाँ क्या होता है कि एंड यूज़र इंडस्ट्री जो होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब भाग्य जो है ना, वो ऑयल एंड गैस के ऊपर, या आपके पास मेटल एंड माइनिंग के ऊपर, या स्टील के ऊपर, या सीमेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अच्छी बात ये कंज्यूमेबल टाइप चीज़ है, मतलब जल्दी ख़राब हो जाती है भैया, आप इस्तेमाल करोगे तो पाइप ही तो है। तो एक तो बड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है। अब ऐसा तो नहीं एक कोई मशीनरी जिसको लगा के आपने फिक्स कर दिया और गई सालों की, ऐसा तो नहीं। आपको कुछ साल में इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। पाइप्स ख़राब हो जाते हैं कोरोजन के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है, तो उसके कारण इनका बिजनेस रेगुलर चलता है। तो एंड यूज़र इंडस्ट्री अगर थोड़ी कम भी काम करती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो चलेगा। दूसरी बात क्या है कि वर्किंग कैपिटल लार्ज चाहिए, क्योंकि
आप ऑब्वियस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप माल पहले बना के रखोगे तो ही तो आपका माल आप कहीं सप्लाई कर पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील है, और आप जानते हो आयरन स्टील के दाम जो है ऊपर नीचे इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं, तो वो एक वॉलेटिलिटी है। चौथी बात ये है कि 74% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो जो डॉलर और रुपये की जो फ्लक्चुएशन है ना, उससे भी इनका बिजनेस प्रभावित करता है। तो देखिए, ये बिजनेस कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रिस्क जो है ना, ये हर बिजनेस में इस तरह के रिस्क आपको मिलेंगे। बस इसमें एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो ये है कि वर्किंग कैपिटल, इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना, वो 129 डेज़ का है। वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा मानता हूँ। और वैसे बाकी जो है, जो प्रमोटर है इनका, वो बड़ा डायनामिक है, काफ़ी यंग हैं और कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीओ जिनका आया था 2024 में, तो उसका प्राइस 108 थी, तो अगर उस प्राइस के आसपास कहीं आपको मिल जाए तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो सकता है। ख़रीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबादास वाघमारे साहब का है। वो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट है ना, ये एक टेस्टिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट बनाती है और इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट बनाती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है ना। तो बात ये है कि इंडस्ट्री में, जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें कई मशीनें आपस में चल रही, एक मान लीजिए कोई चीज़ पीस रही है, दूसरा कोई उसको किसी चीज़ को मिक्स कर रही है, चौथी चीज़ जो है वो उसको हीट कर रही है, ऐसी चीज़ है। तो अगर मैं उसको ऑटोमेट करना चाहूँ कि मैं रॉ मटेरियल डालूँ एक जगह, ठीक है, सही क्वांटिटी में डल जाए, सही टेम्परेचर में डल जाए, सही जगह मिक्स हो जाए, ठीक है, और सही जगह फाइनल प्रोडक्ट सही बन जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार क्या सही क्वांटिटी जा रही है, क्या सही टेम्परेचर है, या कितना मिक्स इसमें होना चाहिए, उतनी क्वांटिटी चली गई क्या। तो ये जो होता है, इनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब वो कंट्रोल करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल टेस्टिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या है, ये टेस्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट है जो कोई, जैसे मल्टीमीटर होता है ना अपने, जैसे अपन कहीं इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो वो जो मैकेनिक होता है वो दो ऐसी सुई सी होती है, एक मीटर सा होता है, उसको यूँ घुमाता है और फिर वो लगा के टेस्ट करके देखता है कितना करंट आ रहा है। वो कहता है यार ये वाला कंपोनेंट आपका ख़राब है, उसको निकाल देते, तो वो मल्टीमीटर, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग तो खैर जानते भी होंगे इस बार। तो वो बनाती है। तो बेसिकली इनके 4 सेगमेंट है। एक इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सेगमेंट है, जिसमें से जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली चीज़ें बनाते हैं, ये टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री के है ना, वो सब इंडस्ट्री के काम आने वाली B2B बिजनेस है। दूसरी बात, फिर ये मीटरिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। तो मीटर जैसे अपने, जैसे घरों में बिजली का मीटर होता है, ठीक है, मीटर तो आपने देखा हो, जैसे स्पीडोमीटर है गाड़ी में, तो वो भी मीटर है एक। तो ऐसी इंडस्ट्री में काम आने वाले ये कुछ मीटर्स बनाते हैं। और फिर पोर्टेबल मीटर्स, तो एक तो स्टैटिक मीटर हो गए, आपने कहीं जगह लगा दिया, बस वहाँ से जो भी आपको मेज़र करना हो, जो भी चीज़ आपको मेज़र करनी, वो तो एक तो जगह लगा दी, और एक मूवेबल हो सकता है, तो मूवेबल भी बनाते हैं। तो जो मैंने मल्टीमीटर का एग्जांपल दिया, तो वो पोर्टेबल मीटर ये बनाते हैं। फिर इसके बाद ये अभी हाई प्रेशर एल्यूमिनियम डाई कास्ट भी बनाती है। एल्यूमिनियम की कोई प्रोडक्ट बनाती है, आप ऐसे समझ लें। वो हल्के होते हैं और स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ईवी की बैटरी का केसिंग, ईवी की बैटरी रख दी और उसको एक केसिंग में रख दिया, या एयरक्राफ्ट में कई जगह ये काम आती है। तो एल्यूमिनियम डाई का हाई प्रेशर एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग बनाते हैं। और फिर अभी इन्होंने सोलर इन्वर्टर वगैरह भी इन्होंने बनाया। अब सोलर इन्वर्टर क्या हुआ कि जो सोलर सेल से जो करंट आती है, उसको घरों में इस्तेमाल करने के लिए एक बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, ठीक है, तो उसको सोलर इन्वर्टर बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन है, इनसे इनका 13% रेवेन्यू आता है। जो मीटर्स ये बनाते हैं, स्टैटिक मीटर्स, उन जो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, उनसे इनका रेवेन्यू 40% आता है।
जो पोर्टेबल मीटर जैसे मल्टीमीटर है, वैसे वो सब चीज़ों से इनका 8% रेवेन्यू आता है। और ये जो एल्यूमिनियम डाइकास्ट, जो हाई प्रेशर एल्यूमिनियम डाइकास्ट जो एक इक्विपमेंट ये कोई चीज़ बनाते हैं, उससे इनका 34% रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली मीटर्स, जो स्टैटिक मीटर जो एक जगह लगाने वाले मीटर, उनसे 40%, और जो हाई प्रेशर जो एल्यूमिनियम डाइकास्ट जो बनाते हैं ये आइटम, उससे 34%। तो 74% रेवेन्यू तो इन दो चीज़ों से आता है, और बाकी सारा छोटी अन्य चीज़ों से आता है। और ये जो है, ये सारी चीज़ें डेटा सेंटर में काम आती है। जितनी मेजरिंग इक्विपमेंट और ये जो प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये सब डेटा सेंटर में काम आती है, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल में, जहाँ पर भी कुछ मेज़र होता है, हर जगह कुछ ना कुछ मेज़र तो होता ही है। वो इन सब के लिए ये सब इक्विपमेंट बनाते हैं। फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये भारत में नासिक में करते हैं, फिर पोलैंड में एक इनका प्लांट है, एक चाइना में प्लांट है। और इसके अलावा मॉडिफिकेशन, मतलब कोई चीज़ को मॉडिफाई करना, इनके जो मीटर वगैरह होते हैं उनको कोई सर्टेन स्टैंडर्ड पे बनाना, तो ये यूएस और यूके में इनके प्लांट हैं। 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 925 करोड़ रुपए का, 925 करोड़ का है। ROE 8.25 है, बहुत ही कम ROE है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.21 है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि वो जो जितनी भी ये कंपनीज होती है ना, इनको अगर कैश फ्लो इनके पास प्रॉपर नहीं होता तो इनको बाहर से डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। तो डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 21 रुपये है, और प्राइस टू अर्निंग 52 है, क्योंकि अर्निंग्स नहीं है। और तो प्राइस टू अर्निंग जो भाव जो है वो 52 का है, जो बहुत ही ज़्यादा है इस 8.25 की ROE पर। फिर 3 साल की सेल जो है वो 21% बढ़ी है, लेकिन 3 साल का जो प्रॉफिट है ना, वो केवल 4% बढ़ा है। और वर्किंग कैपिटल जो है ना, उसमें जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 190 दिन का, 189 डेज़ का कैश कन्वर्जन साइकिल है। प्रमोटर के पास 70% है, FII के पास नेग्लिजिबल है, DII के पास 13% है, पब्लिक के पास 17% है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये एक काफ़ी सीनियर व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं। उनने चालू की, काफ़ी सीनियर हो गए हैं अब, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कंपनी जाए ना, वो किसी डायनेमिक और यंग आदमी के पास जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई इस कंपनी के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बच्चे की तरह इस कंपनी को बनाया, लेकिन फिर भी क्या है, एक यंग ब्लड आता है, उसकी नई सोच होती है, नई तरीके से वो काम करता है। वैसे फ़िलहाल मुझे इस कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आता। बाकी भी शेयर बाज़ार में जो है बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ कोई और कंपनी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।